गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बीए सेकेंड ईयर की इकोनॉमिक्स की क्लास में मौद्रिक नीति जो कि आपके यूनिट 3 का लास्ट टॉपिक है, इसके अंतर्गत पिछली क्लासों में मौद्रिक नीति के उद्देश्य और उसके अस्त्रों के बारे में अध्ययन चल रहा है। मौद्रिक नीति के अस्त्र की बात करते हैं तो आपका पिछली क्लास में चयनित साख नियंत्रण के अंतर्गत न्यूनतम मार्जिन की आवश्यकताएं वाला पॉइंट हो चुका। न्यूनतम मार्जिन का अर्थ होता है कि व्यापारी को या व्यवसायी को अपना व्यवसाय करने के लिए बैंक के द्वारा या रिजर्व बैंक के द्वारा एक न्यूनतम प्रतिशत फिक्स होता है, उस प्रतिशत तक पैसा खुद का लगाना होता है और बाकी उधार उसे बैंक से कर्ज के रूप में प्राप्त हो जाता है। जब वस्तु की कीमत कम हो रही होती है उस समय न्यूनतम मार्जिन को बढ़ा दिया जाता है और जब वस्तु की कीमत बढ़ती है उस समय न्यूनतम मार्जिन को बढ़ा देते हैं और जब वस्तु की कीमत कम हो रही होती है उस समय न्यूनतम मार्जिन को घटा दिया जाता है। इस प्रकार न्यूनतम मार्जिन के बारे में मैंने आपको बताया। 2 नंबर का क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि न्यूनतम मार्जिन क्या है बताइए, तो आपको यही बताना है जो मैंने आपको बताया या पिछली क्लास में बताया था। चयनित साख नियंत्रण के अंतर्गत आज उसी पॉइंट को कंटिन्यू करते हुए इसका दूसरा पॉइंट पढ़ेंगे जो है आपका उधार की अधिकतम सीमाएं। हेडिंग डालिए उधार की अधिकतम सीमाएं। पहले आप चयनित साख नियंत्रण, चयनित साख नियंत्रण के अंतर्गत सेकंड पॉइंट है आपका उधार की अधिकतम सीमाएं। इसके बारे में चर्चा करेंगे। उपयुक्त वस्तुओं के लिए जो कि अनाज हो गया, दालें हो गई, तिलहन हो गया, कपास हो गया और भी बहुत सारी वनस्पति तेल हो गए, गुड़ हो गया, चीनी हो गया, ये सारी जो वस्तुएं हैं इन वस्तुओं के लिए उधार की अधिकतम सीमाएं भी समय समय पर निर्धारित की गई है कि बैंकों के द्वारा कितनी मात्रा में उधार दिया जाए। 16 मई 1994 से साख की अधिकतम सीमाएं 16 मई 1994 से साख की जो है अधिकतम सीमाएं इन्हीं फसलों के संदर्भ में या इन्हीं खाद्यान्नों के संदर्भ में जिसमें तिलहन हो गया, दालें हो गई, आपकी वनस्पति तेल हो गया, चीनी हो गई, गुड़ हो गया, कॉटन हो गया, कपास हो गया, इन सारी चीजों के लिए पहले 100% था, अब 100% से 15% बिंदु घटाकर 85% कर दिया गया। पहले पूरा जो है इन फसलों के संदर्भ में पूरी जो है बैंक के द्वारा कर्ज की व्यवस्था की जाती थी, लेकिन अब इसकी पर्याप्त मात्रा होने के कारण, पूर्ति ज्यादा मात्रा में होने के कारण अब इसकी सीमा जो है 15% घटाकर 85% कर दी गई। नेक्स्ट करेंगे उधार की न्यूनतम दरें। इसी के अंतर्गत ही है चयनित साख नियंत्रण में उधार की न्यूनतम दरें। इसके अंतर्गत उन्हीं वस्तुओं के संदर्भ में जिनको चयन किया जाता है, जिनका चयन होता है, उसी के संदर्भ में बात करेंगे उधार की न्यूनतम दरों के
अंतर्गत क्या होता है। केंद्रीय बैंक जो है व्यापारिक बैंकों की उधार देने की न्यूनतम दरों को बढ़ाकर साख को भी नियंत्रित कर सकता है। कहने का मतलब उधार की न्यूनतम दरों को बढ़ाकर और न्यूनतम दरों को घटाकर साख की मात्रा को परिवर्तित किया जा सकता है, जैसे देश की अर्थव्यवस्था की स्थिति होती है। ब्याज की न्यूनतम दरों को बढ़ाने से, अगर ब्याज की न्यूनतम दरें बढ़ा दी जाती है तो उधार की राशि कम हो जाती है। न्यूनतम दर का मतलब होता है इतनी कम से कम लगेगी। अब यहाँ पर देखिए, अगर 5% मान लो न्यूनतम दर थी, उसको बढ़ाकर अब 7% कर दिया गया। 5% से न्यूनतम जो दर थी कि आप पैसा उधार लो, 5% तो ब्याज लगेगा ही लगेगा। इस न्यूनतम दर को बढ़ाकर कितना प्रतिशत कर दिया? 7% कर दिया। 2% की वृद्धि कर दी, तो अब लोग कम मात्रा में उधार लेंगे, यानी उधार की राशि को कम करने के लिए ब्याज की न्यूनतम दर को बढ़ा दिया जाता है। उधार की राशि को कम करने के लिए, कम करने के लिए या साख की मात्रा को, साख की मात्रा को कम करने के लिए उधार की न्यूनतम दर को क्या किया जाता है? बढ़ा दिया जाता है। पहले न्यूनतम दर 5% ही थी, ये मैं आपको एग्जांपल दे रही हूँ। 5% थी, उसको बढ़ाकर 7% कर दिया। अब आप कितना भी लो, 7% तो लगेगा ही लगेगा, तो 2% की वृद्धि हो गई। तो जो कर्ज लेने वाले व्यक्ति होते हैं, जो कि उधार लेना चाहते हैं, वो ये सोचते हैं कि न्यूनतम दर बढ़ गई तो इस बढ़ी भी जो ब्याज की दर है इसका उन्हें नुकसान होने लगता है। इस प्रकार वो जो है कम मात्रा में उधार लेना पसंद करते हैं। तो साख की मात्रा को नियंत्रित करने के लिए, कम करने के लिए ब्याज की जो न्यूनतम दर है उसको बढ़ा दिया जाता है तथा इसको घटाने से उधार की राशि बढ़ती है। इसी प्रकार इसका उल्टा देखते हैं। मान लो ब्याज की दर कितनी थी? 5% न्यूनतम थी। इस 5% से इसे घटाकर कितना कर दिया? 3% कर दिया। तो लोग ज्यादा मात्रा में उधार लेने की कोशिश करेंगे। चयनित साख नियंत्रण के अंतर्गत, जिसमें प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रों को उत्पादक कार्यों के लिए उधार दिया जाता है, उसमें भी कुछ मदें फिक्स होती है, उन्हीं चीजों को उसके अंतर्गत लिया जाता है। जिसमें मैंने आपको बताया दालें हो गई, खाद्यान्न से संबंधित हो गया, अनाज हो गया, तिलहन हो गया, चीनी हो गई, वनस्पति तेल हो गया, दाल और या गुड़ हो गया, ये सारी चीजें इसके अंतर्गत आएगी। 5% से 3% कर दी, तो उधार की राशि को बढ़ाने के लिए अब व्यक्ति को लगेगा कि यार 2% ब्याज कम लग रहा है, तो क्यों ना मैं ज्यादा मात्रा में उधार लेकर उसको उत्पादन कार्य के लिए लगाऊं। तो उधार की राशि में वृद्धि करने के लिए, वृद्धि करने के लिए या साख की मात्रा को बढ़ाने के लिए इस प्रकार न्यूनतम जो उधार की दरें हैं उनको परिवर्तित किया जाता है देश की अर्थव्यवस्था के हिसाब से। देश में अगर मुद्रास्फीति की दर है, देश में अगर कीमतें लगातार बढ़ती जा रही है, तो न्यूनतम दर को बढ़ा दिया जाता है ताकि बस ज्यादा मात्रा में उधार ना लिया जा सके। तो विशेष वस्तुओं की कीमतों के नियंत्रण में भी जो है इससे मदद मिलती है, क्योंकि ये की वस्तुएं ऐसी होती है जो कि आवश्यक वस्तुएं होती है। इन वस्तुओं की कीमतों में ज्यादा तेजी नहीं आनी चाहिए, क्योंकि अगर ये इन वस्तुओं की कीमतें ज्यादा बढ़ेगी तो गरीब वर्ग जो है, निर्धन वर्ग है, उसकी वास्तविक क्रय शक्ति या वास्तविक आय जो है उसकी कम हो जाती है। अतः जो वस्तुएं चयनित साख नियंत्रण में शामिल होती है, उन वस्तुओं के उधार की दरों में परिवर्तन करके उनकी कीमतों को प्रभावित किया जा सकता है। अगर उधार की राशि में परिवर्तन किया जाता है तो उधार राशि कम की जाती है, तो ब्याज की दर, कर्ज की मात्रा ज्यादा हो जाएगी, कर्ज की मात्रा ज्यादा होगी तो उत्पादन ज्यादा होगा, उत्पादन ज्यादा होगा तो कीमतें नीचे आएगी। इस प्रकार देश में मुद्रास्फीति की स्थिति में और मंदी की स्थिति में इन न्यूनतम दरों में परिवर्तन करके कर्ज की या साख की मात्रा को परिवर्तित करके अर्थव्यवस्था
अर्थव्यवस्था में स्थिरता लाने का जो है प्रयास किया जाता है, ताकि अर्थव्यवस्था स्थिर रहे और कीमतों में तेजी और मंदी की स्थिति ना आए। इस प्रकार ये आपकी उधार की न्यूनतम दरें थी और उधार की अधिकतम सीमाएं चैनी साख नियंत्रण के अंतर्गत थी। इसके बाद बात करेंगे साख नियोजन, प्रत्यक्ष साख आवंटन एवं साख की राशनिंग की जो भी बैंकों के द्वारा, रिजर्व बैंक के माध्यम से बैंकों के द्वारा साख सृजन किया जाता है, उस साख सृजन का नियोजन यानी योजना बना के किस प्रकार से उसका आवंटन किया जाए ताकि देश में विकास की गति में वृद्धि हो सके, प्रति व्यक्ति आय बढ़ सके, जीडीपी बढ़ सके, राष्ट्रीय आय बढ़ सके, आय की असमानता कम हो सके, गरीब वर्ग की आय बढ़ सके, अमीर वर्ग की आय में जो है कर लगाकर उसको थोड़ा सा नियंत्रित करने का प्रयास किया जाता है। इस प्रकार से साख नियोजन, प्रत्यक्ष साख आवंटन तथा साख की राशनिंग इसके अंतर्गत की जाती है, जो कि अपन नेक्स्ट पॉइंट करेंगे। इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके अंतर्गत देखिए नेक्स्ट जो मौद्रिक अस्त्र है, साख राशनिंग, साख नियोजन, साख नियोजन, प्रत्यक्ष साख आवंटन, बंटवारा, बांटना जिसको बोलते हैं, वितरण जिसको बोलते हैं, एवं साख राशनिंग एवं साख राशनिंग, साख नियोजन, प्रत्यक्ष साख आवंटन एवं साख राशनिंग, ये भी मौद्रिक नीति के अस्त्रों के अंतर्गत साख की मात्रा को नियंत्रित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसके अंतर्गत क्या होता है? इसके अंतर्गत प्रत्येक बैंक अपना वार्षिक साख बजट बनाता है कि इस महीने में किस कार्य के लिए उधार देना है, इसकी रिकवरी वापस कैसे करनी है, नेक्स्ट मंथ में किस उद्देश्य के लिए उधार देना है। इस प्रकार से उसका पूरा साल भर का जो है साख बजट बनाया जाता है और उस बजट के अकॉर्डिंग ही काम किया जाता है, जिसमें जमा व उधार के अनुमान लगाए जाते हैं कि इस महीने कितना पैसा होगा और इस पैसे में से कितना पैसा एसएलआर के रूप में रखना है, बाकी पैसे को किस प्रकार से उधार देना है। इस प्रकार जमा और उधार के अनुमान लगाए जाते हैं कि कितना पैसा जमा हुआ और उसके आधार पर कितना हम उधार दे सकते हैं। अनुमान का मतलब क्या होता है? अनुमान लगाना, हो सकता है, हुआ है, नहीं हुआ है, ये तो पूरा साल निकलने के बाद पता चलता है कि हमने जो अनुमान लगाए थे वो सही थे या थोड़े से अप डाउन हुए हैं, और उनको प्राप्त करने का प्रयास भी करता है। तो जो अनुमान लगाए जाते हैं उनको प्राप्त करने का प्रयास किया जाता है। क्यों? क्योंकि जो लक्ष्य निर्धारित होंगे उस लक्ष्य के अकॉर्डिंग ही तो काम किया जाता है और उन लक्ष्यों को प्राप्त करने का प्रयास भी बैंकों के द्वारा किया जाता है। राष्ट्रीय स्तर पर जो पंचवर्षीय योजनाएं होती है, जो 5 साल की योजनाएं बनाई जाती है, आर्थिक नियोजन की जो नीति अपनाई गई थी 1951 में, उसके अकॉर्डिंग प्रमुख क्षेत्रों और प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र जो कि उत्पादक कार्यों के लिए आवश्यकताओं की और उनकी पूर्ति के साधन निर्धारित किए जाते हैं कि जो प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र हैं जिनमें उत्पादन बढ़ेगा, उन उत्पादक कार्यों के लिए किस प्रकार से बैंक ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में उधार दे, क्योंकि बैंक जब उत्पादक कार्यों के लिए, विकासात्मक कार्यों के लिए उधार देगा तो उसकी रिकवरी भी वापस हो जाती है। इस प्रकार विभिन्न आर्थिक क्रियाओं, विभिन्न प्रदेशों व विभिन्न प्रयोजनों के लिए बैंक जो है साख का आवंटन किया जाता है बैंकों के द्वारा कि किस किस क्षेत्र में, प्राथमिक क्षेत्र में, द्वितीयक क्षेत्र में, सेवा क्षेत्र में, किस किस क्षेत्र में कितनी कितनी मात्रा में उधार दिया जाना चाहिए। ये सब नियोजन की प्रक्रिया का अंग होता है कि योजना बनाकर निर्धारित किया जाता है
कि किस लक्ष्य को पूरा करने के लिए कितनी मात्रा में उधार दिया जाए ताकि वो लक्ष्य हमारा पूरा हो सके। इस प्रकार बैंक जो है साख नियोजन यानी योजना बनाकर आवंटन करके उत्पादक कार्यों के लिए विभिन्न क्षेत्रों के लिए आवंटन करके साख की राशनिंग करने का काम भी जो है मौद्रिक नीति के स्तरों के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट बात करते हैं नैतिक दबाव। ये भी मौद्रिक नीति के स्तरों के रूप में काम में लिया जाता है। नैतिक दबाव ये रिजर्व बैंक के अध्याय के अंतर्गत भी पड़ा था। व्यापारिक बैंकों पर रिजर्व बैंक जो है कई बार नैतिक दबाव अपनाकर, नैतिक दबाव बनाकर साख को नियंत्रित यानी मुद्रा की पूर्ति को नियंत्रित करने का काम उसके द्वारा किया जाता है। तो रिजर्व बैंक जो कि बैंकों का बैंक होता है, अंतिम ऋणदाता होता है, बैंक के सलाहकार के रूप में काम करता है। ये समय समय पर व्यापारिक बैंकों को पत्र के द्वारा, बातचीत के द्वारा या विचार विमर्श के जरिए राष्ट्रीय लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए जो भी राष्ट्र के लक्ष्य बनाए जाते हैं कि ये लक्ष्य हैं, उनको प्राप्त करने के लिए समय समय पर क्या करता है, साख नियंत्रण व मौद्रिक नीति। साख नियंत्रण रिजर्व बैंक के द्वारा ही तो अस्त्रों का प्रयोग करके अपनाया जाता है। तो साख नियंत्रण व मौद्रिक नीति को लागू करने के सहयोग देने के लिए प्रेरित करता है कि मैंने या रिजर्व बैंक के द्वारा साख की मात्रा को या मुद्रा की पूर्ति को कंट्रोल करने के लिए इन चीजों में वृद्धि की है, आप भी साथ दें, क्योंकि साथ देने से ही व्यापारिक बैंक और रिजर्व बैंक ये दोनों आपस में तालमेल करके या सहयोग करके काम करें तो अर्थव्यवस्था में जो भी समस्या है उस समस्या को ज्यादा लंबे समय तक नहीं रखा जा सकता है। तो सहयोग के लिए प्रेरित किया जाता है। इसके प्रभाव को आजकल जो है करना तो कठिन है, लेकिन इसका बैंकों के राष्ट्रीयकरण के बाद महत्व बढ़ गया है। ये जो जब से बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था 1969 और 1980 में, तब से इसका महत्व बढ़ गया है। क्यों? क्योंकि इन व्यापारिक बैंकों को रिजर्व बैंक का सहयोग देना पड़ता है, उनका कहना मानना पड़ता है। इस प्रकार नैतिक दबाव बनाकर भी साख की मात्रा को या मुद्रा की मात्रा को या मुद्रा की पूर्ति को नियंत्रित किया जा सकता है देश की अर्थव्यवस्था के अनुसार। नेक्स्ट बात करते हैं साख मॉनिटरिंग व्यवस्था। छोटा क्वेश्चन पूछा जा सकता है, आपको मैंने पहले भी बताया था। साख मॉनिटरिंग व्यवस्था जिसको क्या बोलते हैं, CMA। क्या बोलते हैं इसको? CMA। लिखिए इसको, साख मॉनिटरिंग व्यवस्था CMA। पिछले अध्याय में बताया था कि पहले CMA की जगह CAS जिसको बोलते हैं साख प्राधिकृत स्कीम 10 अक्टूबर 1988 से पूर्व 10 अक्टूबर 1988 से पूर्व पहले इसे CAS प्राधिकृत स्कीम, इसका पहले में ये नाम था, यानी पहले इसको इस नाम से जाना जाता था, के स्थान पर साख मॉनिटरिंग की व्यवस्था लागू की गई। पहले ये CAS था, 10 अक्टूबर 1988 से पूर्व इसे साख प्राधिकृत स्कीम माना जाता था या साख प्राधिकृत स्कीम ये था। इसके बाद में जो है CAS को बदलकर अब CMA हो गया है, जिसको बोलते हैं साख मॉनिटरिंग व्यवस्था। इसके अंतर्गत क्या होता है? इसके अंतर्गत बैंकों को बड़े उधार लेने वालों को उधार स्वीकृत करने का अधिकार दिया गया था। CMA के अंतर्गत जो भी व्यक्ति जो
दे सकता है। इसके अंतर्गत कार्यशील पूंजी के लिए प्रस्तावों की सीमा 5 करोड़ रुपए व ऊपर की रखी गई। कार्यशील पूंजी के लिए यानी काम करने के लिए कार्यशील पूंजी के लिए इसकी सीमा कितनी है? 5 करोड़ रुपए व इससे ऊपर की राशि हो सकती है और 2 अवधि कर्ज की सीमा 2 करोड़ रुपए रखी गई है। अवधि कर्ज होते हैं ना, एक अवधि के लिए लेते हैं, उसकी सीमा कितनी रखी गई है? 2 करोड़ रुपए या इससे अधिक के ऊपर रखी गई है। क्या होता था? जनवरी 1991 से ऐसे कुछ मामले ही रिजर्व बैंक को उसकी जांच के लिए सौंपे गए हैं, न कि पहले की भांति 100% मामले। पहले क्या होता था? जो भी ज्यादा मात्रा में पूंजी लेना चाहता है उसे रिजर्व बैंक के द्वारा पहले रिजर्व बैंक उसकी सारी इंक्वायरी करवाता था, पूरी छानबीन करवाता था, उसके बाद पैसा देता था, लेकिन उसमें काफी लंबा समय लग जाता था। इससे पूंजीपति या उद्योगपति जो भी है वो उस लोन को लेने में, पैसे को लेने में इंटरेस्टेड नहीं होता था, क्योंकि जिस समय उसे चाहिए उस समय वो समय निकल जाता था। तो इसके कारण जो है इसमें देर सवेर होने के कारण अब क्या किया गया? CMA के अकॉर्डिंग अब व्यापारिक बैंकों को ही जो है सारी छानबीन का अधिकार दे दिया गया है और वो अपने स्तर पर ही करता है। लेकिन कुछ मामले ऐसे होते हैं जहां पर व्यापारिक बैंक जो है रिजर्व बैंक के सामने या रिजर्व बैंक में ये मामले भेज सकता है। तो रिजर्व बैंक पर कुछ मामलों के लिए वो रिजर्व बैंक पर डिपेंड रह सकता है, लेकिन बाकी जो सारे मामले हैं वो अपने स्तर पर निभा सकता है। तो जनवरी 1991 से ऐसे कुछ मामले ही रिजर्व बैंक को उसकी जांच के लिए सौंपे गए हैं, न कि पहले की भांति 100%। पहले तो सारे के सारे अगर ज्यादा मात्रा में पूंजी लेनी है तो सारे के सारे मात्रे व्यापारिक बैंक जो है रिजर्व बैंक को सौंप देता था कि फिर रिजर्व बैंक इसके बारे में पूरी छानबीन करता, पूरी तहकीकात करता था और उसके बाद ही उधार देता था। तो ऐसे में उस लोन में या उस उधार लेने में समय काफी लग जाता था। उस समय को देखते हुए या समय निकल जाने के बाद जो उद्योगपति, जो पूंजीपति होते हैं वो उस ऋण को लेने में तत्पर नहीं होते थे। वो इससे काफी लेट, विलंब होने के कारण काम को नहीं कर पाते थे, जिससे अब इस व्यवस्था को हटाकर CMA लागू कर दी गई है। इसके अंतर्गत व्यापारिक बैंक अपने स्तर पर ही जो है उधार दे सकता है, बड़े उधार दे सकता है। और ऐसे मामले कुछ हैं जो जिसका वो पूरा तहकीकात नहीं कर पाता है या उसमें पूरा श्योर नहीं हो पाता है, वो ऐसे कुछ मामले वो रिजर्व बैंक को सौंप देता है। इस प्रकार बात करते हैं साख मॉनिटरिंग व्यवस्था की। तो साख मॉनिटरिंग व्यवस्था में ये सारी चीजें आती है। इसका आपको छोटा क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है। मौद्रिक नीति के अस्त्र के अंतर्गत ये सारे आपके अस्त्र हुए। इन अस्त्रों के सारांश की बात करते हैं तो भारत में उपयुक्त मौद्रिक रिजर्व बैंक के द्वारा इन मौद्रिक नीति के अंतर्गत विभिन्न मौद्रिक अस्त्रों जैसे कि बैंक दर हो गई, खुले बाजार की क्रियाएं हो गई, CRR हो गया, SLR हो गया और आपका जो है रेपो दर हो गया, रिवर्स रेपो दर हो गया, MSF मॉनेटरी स्टैंडिंग फैसिलिटी ये हो गया, साख नियंत्रण के उपाय, चयनित साख नियंत्रण में न्यूनतम मार्जिन की आवश्यकताएं, इसके अलावा उधार की अधिकतम सीमाएं, उधार की न्यूनतम दरें, साख नियोजन, प्रत्यक्ष साख आवंटन, साख की राशनिंग, नैतिक दबाव, ये सारे उपाय मौद्रिक अस्त्रों के रूप में अपनाए गए हैं। इन पर विभिन्न आर्थिक क्षेत्रों की आवश्यकताओं, प्रचलित मुद्रास्फीति की दशाओं, समाज में विभिन्न आर्थिक समूहों, विशेषतया कमजोर वर्ग जो निर्धन वर्ग होता है, पिछड़ा वर्ग होता है, इन सभी की जरूरतों पर इन सभी चीजों का प्रभाव पड़ता है। रिजर्व बैंक ने कुल मिलाकर प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र या उत्पादन कार्यों के लिए साख की मात्रा को ज्यादा देने का प्रावधान रखा है और साख ज्यादा मात्रा में दिया जाएगा और साथ में ब्याज की दर भी न्यूनतम रखी जाएगी या कम रखी जाएगी। इस प्रकार मौद्रिक व साख नीति को अपनाकर विकास
दर को ऊंचा किया जा सकता है, मूल्य स्थिरता को बनाए रखा जा सकता है, रोजगार में वृद्धि की जा सकती है और साथ में जो है आपका भुगतान असंतुलन है उसको कम किया जा सकता है। ये सारे मौद्रिक नीति के जो उपाय हैं, उद्देश्य हैं, इन उद्देश्यों को प्राप्त किया जा सकता है। ये सारी चीजें मौद्रिक नीति के स्तरों के अंतर्गत आती है, जो कि अपनाकर देश में अर्थव्यवस्था में स्थिरता के साथ साथ विकास की दर, जीडीपी, प्रति व्यक्ति आय, राष्ट्रीय आय, जीएनपी, इन सभी को बढ़ाकर, निर्यातों को बढ़ाकर, आयातों को कम करके प्राप्त किया जा सकता है। अतः मौद्रिक नीति के स्तर आपके यहीं पर खत्म होते हैं। ये आप जो है स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। इसके बाद इसकी समीक्षा के बारे में देखेंगे कि मौद्रिक नीति की समीक्षा या क्या क्या मौद्रिक नीति का लागू करने से क्या क्या इसका मूल्यांकन हुआ है, इसके बारे में। इसके साथ साथ मौद्रिक नीति के उपकरणों के साथ साथ या मौद्रिक नीति के जो उपकरण हैं, इससे भारत में मुद्रास्फीति, राजकोषीय अनुशासनहीनता और इन सब चीजों का क्या दुष्परिणाम रहा है, वो भी इसी के अंतर्गत किया जाएगा। आज जो है आपका इतना ही होगा कि मौद्रिक नीति के स्तरों के अंतर्गत सारांश हो गया और ये सारे पॉइंट्स आपके हो चुके। नेक्स्ट क्लास में जब अपन मिलेंगे तो मौद्रिक नीति के क्रियान्वयन का मूल्यांकन या समीक्षा और साथ में भारत में मुद्रास्फीति, राजकोषीय अनुशासनहीनता के क्या दुष्परिणाम हुए, इसके बारे में विस्तृत रूप से चर्चा की जाएगी।